मॉर्निंग। बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखो बेटा, अपन ने जो टॉपिक शुरू कर रखा है एंजाइम, उसमें अपन कल एंजाइम के विशिष्ट लक्षणों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे, बोर्ड पे लिख दिया, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसमें अपन टू द पॉइंट एक एक करके सभी कारकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारक अपन क्या लिखेंगे इसमें? तापक्रम। एंजाइमिक क्रिया को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक। ठीक है, तो देखो, एंजाइमी क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान, एंजाइमी क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान 20 से 35 डिग्री होता है। ठीक है ना बेटा, आगे चलिए। इस सीमा में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने पर, प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने पर अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना हो जाती है। ठीक है ना, तो देखो, ये पहला अपन ने कारक लिखा तापक्रम। एंजाइमी क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान परास के अंदर प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने से एंजाइमी अभिक्रिया की दर 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। मतलब समझे आप? देखो कि जैसे देखिए, ये अपन ने तापमान परास लिख रखी है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंजाइम की क्रिया है ना, यदि आप तापमान को बढ़ाकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो एंजाइमी अभिक्रिया की दर पहले की अपेक्षा, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की अपेक्षा 2 से 2.5 गुना अधिक हो जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है। आगे चलिए, इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर तापमान विकृतीकरण के कारण 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर तापमान विकृतीकरण के कारण अभिक्रिया की गति मंद हो जाती है। ठीक है ना। एंड लास्ट लाइन क्या लिखोगे बेटा? तथा अति उच्च ताप पर अभिक्रिया रुक जाती है। तो ये बेटा आपको पहले कारक के अंतर्गत लिखना है, जिसका नाम अपन ने क्या लिखा? तापमान। अपन क्या पढ़ रहे हैं? एंजाइमी क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक अपन ने कौन सा पढ़ा है? तापमान। क्या लिखा है इसमें मैंने? कि एंजाइमी क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, आप इसको ना 20 भी कह सकते हैं। कुछ किताबों में इसको
और भी मतलब 15 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए फिर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस सीमा में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर क्रिया की दर 2 से 2.5 गुना अधिक हो जाती है। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर तापीय विकृतीकरण के कारण अभिक्रिया की गति या दर मंद हो जाती है। और बेटा अत्यधिक ताप पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस रुक जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा यदि ताप हो जाएगा ना तो आपको पता ही है कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और ज़्यादा तापमान पर प्रोटीनों का विकृतीकरण हो जाता है, ठीक है। और विकृतीकरण की अवस्था में एंजाइमेटिक रिएक्शंस की दर रुक जाती है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं पीएच। नंबर 2 कौन सा कारक है? पीएच, ठीक है। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्टतम पीएच पर ही एक विशिष्ट पीएच पर ही क्रिया करता है। प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर ही क्रिया करता है। अधिकांश एंजाइमों के लिए पीएच बराबर 5 से 7.5 अनुकूलतम पीएच होती है। पीएच बराबर 5 से 7.5 अनुकूलतम पीएच होती है। पीएच की कमी या अधिकता में एंजाइमी अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है। ये बात बेटा। तो देखो दूसरा कारक अपन क्या पढ़ रहे हैं? पीएच। क्या लिखा अपन ने इसमें कि प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच पर कार्य करता है, ठीक है। जनरली एंजाइमों के लिए अनुकूलतम पीएच परास 5 से 7.5 तक होती है। अधिकांश एंजाइम इसी पीएच परास के अंतर्गत सर्वाधिक एंजाइमेटिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस पीएच परास से अधिक या कम पीएच होने पर एंजाइमी अभिक्रिया की दर मंद हो जाती है। तो बेटा इस तरह अभी तक अपन एंजाइमी अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने कारक पढ़ चुके हैं? 2। कौन कौन से कारक पढ़ लिए? एक तो अपन ने तापमान पढ़ लिया। तापमान की परास कितनी पड़ी? 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पीएच पढ़ लिया। पीएच की परास कितनी पड़ी? 5 से 7.5, ठीक है। नंबर 3 पर आ जाइए। क्रियाधारों की सांद्रता। अब थोड़ा सा इनको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। पहले तो आप ये सुन लो कि क्रियाधार पदार्थ होते क्या हैं, है ना, तब अपन पढ़ेंगे। तो देखो बेटा क्रियाधार पदार्थ से ये मतलब होता है कि एंजाइम जिस अभिकारक के ऊपर क्रिया करता है, एंजाइम जिस अभिकारक के ऊपर क्रिया करता है वही
क्रियाधार होता है। जैसे बेटा कल भी आपको मैं समझा रहा था, एक एंजाइम का मैं नाम ले रहा हूँ यूरिएज, ठीक है। एंजाइम का नाम तो क्या हो गया, यूरिएज। और यूरिएज नामक एंजाइम किस क्रियाधार के ऊपर क्रिया करता है, यूरिया के ऊपर, यूरिया का जल अपघटन करता है। तो क्रियाधार वह पदार्थ होता है जिसके ऊपर एंजाइम क्रिया करता है। तो अपन क्रियाधार के सांद्रता पे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, पर्याप्त मात्रा में एंजाइम उपस्थित होने पर, पर्याप्त मात्रा में एंजाइम उपस्थित होने पर क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि से एंजाइमी अभिक्रिया की दर, एंजाइमी अभिक्रिया की दर बढ़ती है, ठीक है। क्रियाधारों की सांद्रता, तो क्या लिखा बेटा इसमें कि पर्याप्त मात्रा में एंजाइम उपस्थित होने पर क्रियाधार की सांद्रता में वृद्धि होने से एंजाइमी अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, ठीक है। आगे चलो। पर बेटा एंजाइम की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। आप क्रियाधार पदार्थ की मात्रा को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और एंजाइम की मात्रा फिक्स है, तो एक सीमा तक बेटा, एक सीमा तक क्रियाधार पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर एंजाइमी अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। परंतु उसके बाद तो यदि आपको एंजाइमी अभिक्रिया की दर को अधिक करना है, ठीक है, तो आपको ना एंजाइम की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा क्रियाधार की मात्रा के बढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि आगे जाके वो क्रिया स्थिर हो जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार दोबारा से सुन लें, ध्यान से सुनें। देखिए बेटा कि यदि पर्याप्त मात्रा में एंजाइम उपस्थित है तो क्रियाधार पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर एंजाइमी अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन बेटा ये एक निश्चित सीमा तक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बाद में तो क्रियाधार पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर एंजाइमी अभिक्रिया रुक सी जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि एंजाइम की उपलब्धता क्रियाधार पदार्थ की मात्रा के अनुपात में घटने लगती है, ठीक है। तो ये हेडिंग नंबर 3 पढ़ लिया। क्या पढ़ा बेटा, बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, क्रियाधार की सांद्रता। ये क्रियाधारों की सांद्रता हो गया। अब आइए एंजाइम की सांद्रता। हेडिंग नंबर कौन सा, 4, एंजाइम की सांद्रता। अब इसको भी आप समझ लीजिए। देखो ए और बी आपस में क्रिया करके सी और डी बनाते हैं, मान लो, तो ये तो अभिकारक हो गए, ठीक है, या इनको अपन सबस्ट्रेट कह सकते हैं, यानी कि क्रियाधार। और यहाँ पर ये अपन ने एंजाइम ले लिया, ठीक है। तो अपन एंजाइम की सांद्रता की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। देखो यदि पर्याप्त मात्रा में क्रियाधार उपस्थित है, गौर करना, यदि पर्याप्त मात्रा में क्रियाधार उपस्थित है
तो एंजाइम की मात्रा जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, अभिकारकों का निर्माण, अभिकारक नहीं, उत्पादों का निर्माण उतना ही अधिक होगा। ये इसकी मुख्य लाइन है। आप एक बार दोबारा से समझ लें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब अपन ये पढ़ने वाले हैं कि एंजाइम की सांद्रता पर, एंजाइम की सांद्रता पर एंजाइमी अभिक्रिया की दर किस प्रकार डिपेंड करती है। सुन लिया। और इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, देखो, यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में क्रियाधार पदार्थ उपस्थित है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में क्रियाधार उपस्थित होने पर एंजाइम की सांद्रता में वृद्धि करने से उत्पादों की मात्रा में वृद्धि होगी। यानी कि एंजाइमेटिक अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है एंजाइम की सांद्रता के, बशर्ते कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में क्रियाधार उपस्थित हो। बैठ गया आपके समझ में? तो ये बात इसमें है। तो अपन ने यहाँ क्या लिखना है, एंजाइम की सांद्रता, ठीक है। अब अगला हेडिंग क्या दे रखा है, अंतिम उत्पाद की सांद्रता। अंतिम उत्पाद की सांद्रता, इसको भी अपन इसी रिएक्शन से समझ सकते हैं। नंबर 5, अंतिम उत्पाद की सांद्रता कैसे समझ सकते हैं। देखो, ये मैंने आपके सामने एक चलो ये मैं दोबारा लिखता हूँ। देखिए, मान के चलिए A+B सबस्ट्रेट लिख दिए, ये क्रियाधार, और इनके ऊपर कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, X, और मान लीजिए ये जो दिस इज एंजाइम, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और इसमें ये उत्पाद बन रहे हैं। तो अब ध्यानपूर्वक समझना कि X एंजाइम की उपस्थिति में A और B आपस में क्रिया करके, या यूं कह दो कि ये एंजाइम इस क्रियाधार से क्रिया करके C और D उत्पाद बना रहा है। बैठ गई समझ में? अब मेरी बात आगे चलो। यदि मान लीजिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बने हैं, इन उत्पादों को यहाँ से निरंतर हटाते जाएं, या इनकी मात्रा वातावरण में विसरित होती चली जाए, तो बेटा एंजाइमी अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। अब थोड़ी सी आप कल्पना करो, आपने केमिस्ट्री में ला सातेलिए का नियम भी पढ़ा होगा। उसमें भी आपने ये जाना होगा कि यदि साम्य पर उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो जाए तो उत्पाद अभिकारकों की ओर विस्थापित हो जाता है। तो बेटा मैं यहाँ भी यही बताना चाह रहा हूँ कि यदि इन उत्पादों की मात्रा यानी कि अंतिम उत्पादों की सांद्रता इस रिएक्शन के अंदर बढ़ जाए, ठीक है, तो अब उत्पादों का निर्माण तो होना बंद हो जाएगा। अब इन उत्पादों के संयोग से वापस क्रियाकारक अथवा अभिकारक निर्मित होने लग जाएंगे। बैठ गई आपकी समझ में? तो ये ना अंतिम उत्पाद की सांद्रता हो गई। तो क्या बोलेंगे बेटा इसमें? अंतिम उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होने से एंजाइमी क्रिया की दर मंद हो जाती है तथा साम्यावस्था पर पहुंचने पर अभिक्रिया शून्य हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि साम्यावस्था के पश्चात तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला कारक पढ़ते हैं बेटे इसी में। देखिए, एंजाइम निरोधक या विष। अब आप ध्यान से सुन लो, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ एंजाइम विष। क्या पता चल रहा है बेटे नाम से? कि वे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को घटाते हैं या वे पदार्थ जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस की दर को कम करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? एंजाइम विष कहलाते हैं। बैठ गया आपके समझ में? तो क्या परिभाषा है एंजाइम संदमक पदार्थों की अथवा एंजाइम विषों की? कि ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एंजाइमी अभिक्रिया की दर को कम करते हैं। या आप दूसरे वे में ये कह सकते हैं कि बेटा ये ना एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर उनको निष्क्रिय कर देते हैं। अब आप सोचिए कि एंजाइम के सक्रिय स्थलों पर क्रियाधार जुड़ता है, ठीक है ना। अब आप गौर करो कि क्रियाधार तो जुड़ नहीं पाया सक्रिय स्थल से, और ये रासायनिक पदार्थ जुड़ गए जिनको कि अपन एंजाइम विष कह रहे हैं। तो क्या एंजाइमेटिक अभिक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो क्या परिभाषा बोलोगे इसकी? कि वे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम करते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर उनकी क्रियाशीलता को कम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइम निरोधक या विष कहते हैं। और बेटा ये एंजाइम निरोधक अथवा विष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होते हैं बेटा प्रतिस्पर्धी निरोधक, और दूसरे होते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक। तो पहले आपको मैं प्रतिस्पर्धी निरोधक बता रहा हूँ। बहुत सरल है। जैसे देखो, ये तो मैंने एंजाइम बना दिया। क्या बना दिया? एंजाइम। और ये इस एंजाइम पर काम करने वाला सबस्ट्रेट हो गया, और ये दोनों क्रिया करके ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। पर अब आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए ये मैंने कोई निरोधक पदार्थ बना दिया। इस निरोधक पदार्थ की संरचना इस क्रियाधार पदार्थ के समान होती है। तो इसमें यानी कि क्रियाधार में और इस निरोधक पदार्थ में कंपटीशन होता है, और बेटा कंपटीशन में ये निरोधक पदार्थ ही जीतकर एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाता है। और अब आप सोचिए कि जब निरोधक पदार्थ एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ जाएगा, ठीक है, तो क्या उस केस में एंजाइमी अभिक्रिया हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दूसरे प्रकार पे आ जाइए, अप्रतिस्पर्धी निरोधक। इस प्रकार के निरोधक पदार्थ स्थायी रूप से एंजाइम से जुड़ जाते हैं। मतलब सबस्ट्रेट को जुड़ने के लिए तो स्थान ही नहीं छोड़ते, क्योंकि सबस्ट्रेट अणु सदैव और सदैव एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़ता है। अब आप सोचिए कि यदि किसी प्रकार के निरोधक पदार्थ ने एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर उसमें संरचनात्मक परिवर्तन ला दिया, तो एंजाइमी अभिक्रिया की दर रुक जाती है।
ठीक है ना। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको एंजाइमी क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाया। कितने कारक पढ़े अपन ने? 7, 6 मान लो। कौन कौन से कारक पढ़े? सबसे पहले तो पढ़ा तापमान, तापमान के बाद पढ़ा पीएच, पीएच के बाद क्या पढ़ा? क्रियाधारों की सांद्रता, उसके बाद क्या पढ़ा? एंजाइम की सांद्रता, उसके बाद क्या पढ़ा? अंतिम उत्पादों की सांद्रता, और सबसे लास्ट में पढ़ा अपन ने एंजाइम निरोधक अथवा एंजाइम विष। आपको बता चुका हूँ एंजाइम निरोधक अथवा विष 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। दोनों में डिफरेंस और बता देता हूँ, सुन लीजिए। प्रतिस्पर्धी निरोधक प्रकार के रसायन वे होते हैं जिनकी संरचना क्रियाधार अथवा सबस्ट्रेट के समान होती है, क्रियाधार पदार्थ के समान होती है, ठीक है ना। तो बेटा क्रियाधार के स्थान पर एंजाइम के सक्रिय स्थलों से जुड़कर प्रतिस्पर्धी निरोधक एंजाइमी अभिक्रिया की दर को रोक देते हैं। और दूसरा आपने क्या पढ़ा? अप्रतिस्पर्धी निरोधक। ये इस प्रकार के निरोधक होते हैं जो एंजाइम के सक्रिय स्थलों से स्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, एंजाइम के सक्रिय स्थलों से स्थायी रूप से जुड़ करके उसमें संरचनात्मक परिवर्तन ला देते हैं। तो अब मुझे बताइए कि जब एंजाइम के सक्रिय स्थलों से अप्रतिस्पर्धी निरोधक स्थायी रूप से जुड़ गए तो बेटा क्रियाधार अणु अथवा क्रियाधार पदार्थ कहाँ जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। तो ऐसी स्थिति में एंजाइमी अभिक्रिया खत्म हो जाएगी। तो बेटा आज इस वीडियो में केवल ये ही आपको जो प्रश्न समझाया कौन सा है? एंजाइमी क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। कल आपको यहाँ से आगे एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि ये पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।